Hi guys, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है सर्जेंट रिपोर्ट 1944। ठीक है, तो देखिए इस सर्जेंट रिपोर्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी या इस रिपोर्ट को क्यों बनाया गया था, तो सबसे पहले हमारे लिए यही जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि देखिए हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो टाइम टू टाइम एजुकेशन में रिफॉर्म करते रहते थे, नई नई पॉलिसीज़ लाते रहते थे, नई नई कमीशन बनाते रहते थे। तो वर्ल्ड वार सेकेंड जब ख़त्म होने के बाद भी जो है एजुकेशन के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए इस रिपोर्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो हम डिटेल में जानते हैं आप इस रिपोर्ट के बारे में, और इसमें ये भी जानेंगे कि इसमें एजुकेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे। तो देखिए जो सर्जेंट रिपोर्ट थी ना, वो भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। ठीक है, जिसको कई नामों से जाना जाता था। सर्जेंट रिपोर्ट हो गई, पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम इन इंडिया, और रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी स्कीम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसके ये कई नाम थे जिस इस रिपोर्ट को जाना जाता था। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होने के बाद भारत सरकार चाहती थी कि लोगों की जीवन शैली में जो है इम्प्रूव किया जा सके। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो चाहती थी कि उनको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, उनके लिए कुछ प्लान बनाने चाहिए। तो उस टाइम के जो एजुकेशन एडवाइज़र थे वो जॉन सर्जेंट थे, जिनको भारत सरकार के द्वारा ये टास्क दिया गया कि वो इंडियन एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान करे। ठीक है, तो भारत सरकार की तरफ से जो है जॉन सर्जेंट को ये काम दिया गया था। तो उन्होंने एक टीम क्रिएट करी, ठीक है, जिन्होंने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया। ठीक है, ये टीम जो बनाई गई थी वो इंडियन एजुकेशन को स्टडी करने के लिए ही बनाई गई थी, और जो इस टीम को लीड कर रहे थे वो जॉन सर्जेंट लीड कर रहे थे। इस टीम का उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, इसीलिए जो है इनके नाम पर इस रिपोर्ट का नाम रखा गया कि बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट वॉज क्रिएटेड बाय जॉन सर्जेंट इट बिकेम नोन एज द सर्जेंट रिपोर्ट। क्योंकि देखिए रिपोर्ट जो है वो जॉन सर्जेंट के द्वारा तैयार की गई थी, इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम जॉर्ज सर्जेंट रखा गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रिकमेंडेशंस के बारे में कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन था recommendation related to pre-primary education, recommendation related to primary education, recommendation relating to secondary education, और फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फिर टीचर ट्रेनिंग के लिए, और फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो अब वन बाय वन हम डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए थे इनमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं रिकमेंडेशन रिलेटेड टू प्री प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहले बात आती है सजेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो पहला सजेशन क्या दिया गया? पहला सजेशन दिया गया कि इस रिपोर्ट में कि नर्सरी स्कूल जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए, नर्सरी स्कूल्स को बनाया जाना चाहिए ताकि नेशनल एजुकेशन को जो है सक्सेस किया जा सके, कि भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसको सफल बनाया जा सके। इसके लिए नर्सरी स्कूल को बनाया जाना चाहिए। दूसरा रिकमेंडेशन दिया कि जो एडमिशन मिलना चाहिए प्री प्राइमरी स्कूल्स में वो 3 से 6 साल तक के बच्चों को मिलना चाहिए। ठीक है, और जो एडमिशन मिलना चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, ताकि जो गरीब, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं ना, उनको भी एजुकेशन मिल सके, वो भी शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो ये रिकमेंडेशंस थी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। क्योंकि देखिए अब नर्सरी स्कूल क्यों खोलने चाहिए? क्योंकि जो शुरुआत होती है वो बेसिक एजुकेशन से ही होती है। ठीक है, नर्सरी से ही बच्चा बेसिक एजुकेशन को प्राप्त करता है। तो बच्चे को अगर बेसिक शिक्षा के बारे में ही नहीं पता होगा तो बच्चे आगे की स्टडी कैसे करेगा? तो इसलिए सबसे पहली रिकमेंडेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए थी, और उसकी जो एज होनी चाहिए वो 3 से 6 साल तक के बच्चे की होनी चाहिए, वो फ्री मिलनी चाहिए, ताकि सभी बच्चे जो है शिक्षा को प्राप्त कर सके, चाहे वो किसी भी उससे बिलोंग करते हों। ठीक है, आई होप प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो आपको सजेशंस है वो क्लियर हो गए हों। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू प्राइमरी एजुकेशन। तो देखिए प्राइमरी एजुकेशन की जो एज बताई है वो है उनके सजेशंस की 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि
कंपलसरी एजुकेशन और फ्री होनी चाहिए कौन सी एज तक, 6 to 14 ईयर्स तक की एज तक के बच्चों के लिए, ठीक है। उनको जो है क्राफ्ट एजुकेशन दी जानी चाहिए जो उनके लोकल कंटेस्ट को सूट करती हो। क्राफ्ट एजुकेशन क्यों मिलनी चाहिए, ताकि जो है आगे अगर वो अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए जो है वो क्राफ्ट के थ्रू भी कोई काम कर सके, ठीक है। अपने लोकल कंटेस्ट में उन्हें दी जानी चाहिए, जैसे जो जिस जगह से बिलोंग करता हो उसको उसी क्राफ्ट एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर होता है, जो कृषि से होता है, तो उनको एग्रीकल्चर की एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। और जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो मदर टंग में मिलनी चाहिए, मतलब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो उनकी लोकल लैंग्वेज या मदर टंग होनी चाहिए। और जो लास्ट है वो ये है कि इंग्लिश को भी जो है इसमें पढ़ाया जाना चाहिए, मैंडेटरी देनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी मदर टंग हो गई, लेकिन सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को इंग्लिश के बारे में भी कुछ पता चल सके, ठीक है। क्लियर हो गया है यहाँ तक आपको। अब बात करेंगे रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन की एज होनी चाहिए वो 6 ईयर्स की होनी चाहिए, और जो बच्चों को एडमिशन दिया जाना चाहिए वो 11 से 17 साल के बीच में एडमिशन दिया जाना चाहिए। तो 6 साल का ही हो गया ना सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, 11 से 17 साल के बीच का बच्चा, ठीक है। और कम से कम जो है कमेटी में ये कहा गया कि कम से कम 14 साल तक के जो है वो तो सेकेंडरी एजुकेशन को जो है कंटिन्यू करें, और जब तक वो इस एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करते तब तक उनको जो है स्कूल छोड़ने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी। फर्स्ट थी द रिपोर्ट सजेस्टेड अ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। रिपोर्ट ने क्या क्या सुझाव दिया कि 3 साल की स्नातक डिग्री का कोर्स किया जाना चाहिए। जैसे हम बीकॉम बीए करते हैं ना, तो कमीशन ने कहा कि वो 3 साल की होनी चाहिए। दूसरा रूल बनाया गया कि इस रिपोर्ट में सजेशन दिया कि जो एडमिशन का रूल होना चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन दिया जाना चाहिए। कमीशन में ये भी कहा गया कि जो क्वालिफाइड टीचर्स है ना उनकी हायरिंग बढ़ानी चाहिए, ठीक है। हायरिंग अगर बढ़ाएंगे, अगर क्वालिफाइड टीचर्स को रखेंगे तभी तो वो अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे। तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कमीशन में कहा गया कि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को की हायरिंग को बढ़ाया जाना चाहिए। फिर द सर्जन रिपोर्ट रिकमेंडेड स्टैब्लिशिंग अ यूजीसी। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कमीशन ने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए ताकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। फिर रिकमेंडेशंस दिए गए टीचिंग ट्रेनिंग पे। तो पहला रिकमेंडेशन क्या था कि रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया कि नंबर ऑफ जो शॉर्टेज है ना टीचर्स की, वो नंबर स्टूडेंट के कंपैरिजन में कम है, मतलब स्टूडेंट ज़्यादा हैं और टीचर्स कम हैं। तो कहा गया कि एफर्ट्स करने चाहिए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। टीचिंग ट्रेनिंग को भी दिया जाना चाहिए, जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और वो भी कैसे, विदाउट चार्जिंग अ फीस, कि उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं ओपन इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। और जो फाइनेंशली जिनको प्रॉब्लम हो, मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर टीचर्स हैं ना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाना चाहिए, ताकि जो है वो भी आगे आकर जो है टीचिंग कर सकें, वो भी स्टूडेंट को मतलब पढ़ा सकें। क्योंकि देखिए फाइनेंशियली जो कमज़ोर टीचर्स होते हैं वो टीचिंग ट्रेनिंग मिलने में उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो टीचिंग ट्रेनिंग नहीं ले पाते, तो इसलिए उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाना चाहिए। टीचिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो है टीचर्स को अच्छी सैलरी भी दी जानी चाहिए, क्योंकि देखिए टीचर्स को अच्छी सैलरी देंगे तो अच्छे टीचर्स ही आगे आके पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर टीचर्स को सैलरी अच्छी नहीं मिलती तो वो मतलब नहीं कोशिश करते कि हम अच्छा पढ़ाएं, या कुछ ऐसा हो जाता है कभी। तो टीचर्स को जो है सैलरी भी अच्छी दी जानी चाहिए। ये नहीं कोई 1000-2000 में जो है टीचर्स देखकर हमें उनको उस तरीके से सैलरी देनी चाहिए। अगर टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, पूरा एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर सैलरी भी दी जानी चाहिए।
अब बात करते हैं रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ डिसेबल स्टूडेंट के लिए। तो उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं उनके लिए देखिए चैलेंज होता है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एजुकेशन को प्राप्त करना, ठीक है। तो इसीलिए उनके लिए ट्रेन टीचर्स जो हैं होने चाहिए ताकि वो ईज़िली एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए ताकि उनको जो है रोज़गार मिल सके, उनको जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, उनको अपॉर्चुनिटी उस चीज़ की भी मिल सके, वो भी आगे चलकर रोज़गार कर सकें, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सब रिकमेंडेशंस थी सर्जेंट रिपोर्ट की, जो सर्जेंट रिपोर्ट में दी गई थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।